नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में कई दिनों से तीन बिंदुओं के बीच में उलझ रहा है। तीन बिंदु कौन से हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं और फिर आपको ये पूरा मसला बेसिक से लेकर के एंड तक बताएंगे। यानी कि अगर आपने अभी तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही खींचतान को एक बार भी कहीं से नहीं सुना है या फिर सुनने का मौका नहीं मिला है, तो वन टाइम में आपको पूरा बात समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ में जो थर्ड पार्टी यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, उनका क्या स्टैंड है वो भी आपको आज के सेशन में बताएंगे। तो देखिए, आज के सेशन में तीन लोगों के बीच में एक मुद्दा पिस रहा है और दैट इज अल्टीमेट पावर किसकी हो, यानी कि सत्ता किसकी चले। इस बात को लेकर के तीन सरकारें आपस में उलझ रही हैं। एक तरफ है दिल्ली सरकार, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में है, जहां पर केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ है खुद केंद्र सरकार, जहां पर खुद केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश होने के नाम पर दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है। और तीसरी जो है यहां पर वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के बीच में कौन सही और कौन गलत इसका फैसला देने के लिए अपने फैसले सुनाती है। अब इस पूरी घटना को आपको शुरुआत से सुनाते हैं और शुरुआत से सुनाने के लिए आपको याद दिलाते हैं। यदि आप में से कोई भी हमारे साथ पुराने समय से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो यहां से कुछ रिलेट कर सकता है। अपना एक और जो चैनल है अपनी पाठशाला, वहां पर एक सेशन होता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस के नाम से। वहां पर हमने 16 मई के दिन इस सेशन को डिटेल में किया था। उसमें हमने ये बताया था कि केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। अब दोनों के बीच में जो कहानी थी वो पूरी डिटेल में हमने यहां बताई थी। अगर आपने वो नहीं भी सुनी है कोई बात नहीं, आज क्योंकि उसकी जरूरत पुनः पड़ेगी तो हमें पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए ये एक एविडेंस है इस बात का कि हमने इस पर सेशन आज से पहले किया हुआ है। हुआ क्या था, असल में हुआ कुछ यूं था। जब हमने ये सेशन किया 16 मई को, तो उससे कुछ पहले क्या हुआ था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड हैव पावर टू कंट्रोल इट्स ऑफिसर्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। अब इसका अर्थ क्या है पहले वो समझिए। जैसे देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो राज्यों की शासन व्यवस्था जब चलती है ना, तो उनको चलाने के लिए राज्य सरकार, कोई भी चुनी हुई सरकार चाहती क्या है कि वो लोक सेवकों से अपने अनुरूप कार्य करवा सके। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, आपके वहां के चुने हुए जो माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं, विधायक महोदय, वो आपने निर्वाचित करके भेजे हैं। लेकिन आपके निर्वाचन के बाद उन्हें 5 साल के लिए काम करने का मौका मिला है। काम करने के लिए उनके पास में सिविल सर्वेंट्स जुड़े हुए हैं, यानी कि सेक्रेटरीट सचिवालय के माध्यम से उनके पास लोक सेवक जुड़े हुए हैं। तो मंत्री महोदय लोक सेवकों के माध्यम से अपने कामों को करवाते हैं। मतलब अगर सरकार का कोई मंत्री नियम बनाएगा तो उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो किसको करना पड़ता है, सचिवालय में बैठे हुए कर्मचारियों को, चाहे उसमें आईएएस बैठा हो, चाहे पीसीएस बैठा हो, चाहे सेक्रेटरीट लेवल का कोई भी व्यक्ति हो, सबको ये काम संपादित करने होते हैं। अर्थात ये समझिए कि आप जो जिन्हें चुनकर भेजते हैं उनके लिए सहायता करने के लिए या उनका काम करने के लिए एक सचिवालय होता है, जहां से आप सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देते हैं। ठीक है, अभी दिल्ली में क्या टसल चल रही थी कि जनता ने चुनकर भेजा सरकार को, यानी कि दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को, और जो सचिवालय था, सचिवालय के अंदर जो टॉप ऑफिसर्स थे, ग्रेड ए लेवल के या टॉप लेवल के जो सीनियर आईएएस लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उनको आदेश राज्यपाल दे रहे थे। अब इस बात में थोड़ा सा राज्यपाल या उपराज्यपाल क्या है, थोड़ा वो भी जान लीजिए। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, वहां पर केंद्र अपनी तरफ से एक व्यक्ति को बिठाता है। जैसे आप जिस भी राज्य से मुझे सुन रहे हैं, वहां पर एक राज्यपाल बिठाया गया है केंद्र के द्वारा। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि राज्यों में राज्यपाल चुने हुए विधानमंडल की सलाह पर कार्य करेगा, या ये कहिए कि जो आपने विधानसभा में निर्वाचित करके लोग भेजे हैं, उनसे बनी हुई जो सरकार है, तो जो एक मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल को कार्य करना होता है। तो जो भारत के 28 राज्य हैं, उनमें तो यह विधान एकदम स्पष्ट है कि राज्यों को कैसे चलना होगा। लेकिन जब बात की जाए यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी के केस में, यूनियन टेरिटरी का हिंदी अर्थ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी थोड़ा सा जानकारी रहे तो बेहतर है, केंद्र शासित प्रदेशों को क्यों इस तरह से बनाया गया है।
उत्तर की तरफ आप देखते हैं तो चंडीगढ़ बना हुआ है, और एकदम ऊपर चलते हैं तो जम्मू कश्मीर लद्दाख आपको दिखाई देते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपको दिल्ली दिखाई पड़ता है। एक तरफ आप चले जाइए फार ईस्ट में तो आपको अंडमान निकोबार दिखाई देता है। फार वेस्ट में चले जाइए दादर नागर हवेली दिखाई देता है। साउथ वेस्ट में चले जाइए तो आपको वहां जाकर के लक्षद्वीप दिखाई पड़ता है। साउथ में चले जाइए तो पौंडीचेरी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं? मतलब एक बड़ा सवाल यह भी है ना कि क्यों नहीं। अब जैसे पौंडीचेरी है वो 3 राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु में भी उसका क्षेत्रफल पड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी है, केरला में भी है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि केंद्र शासित प्रदेशों को 3-3 राज्यों में जाकर के बनाना पड़ा है? ऐसे ही दिल्ली और वो हरियाणा पंजाब के बीच के अंदर चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश छोड़ा हुआ है। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश छोड़ा हुआ है। मध्य में दिल्ली को केंद्र शासित, इधर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में दादर नागर हवेली को, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश छोड़ा हुआ है। ऐसा आफ्टर ऑल लॉजिक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं? ये पहले इसको हल्का सा समझ लेंगे तो आपको ये पूरी कहानी बेहतर से समझ में आएगी। देखिए, केंद्र को ऐसा लगता है, केंद्र है क्या असल में? भारत है क्या? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है तो भाई केंद्र शासित प्रदेश कहां गए? तो होता ही है ना, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऐसी स्थिति में हमारे उन स्टेट्स में चुनी हुई सरकारें कभी अपने लेवल पर ऐसी व्यवस्थाएं पैदा ना कर दें। क्यों? क्योंकि चुनी हुई सरकारों के पास पुलिस प्रशासन जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। तो देश को एक बनाए रखने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा विकसित की गई। कैसे? कल को ना ऐसा समय आए कि कभी पता चले कि कोई राज्य बगावती हो गया। बगावती से मतलब कि ना साहब अपन तो अब अपनी सरकार चलाएंगे। जैसे इथोपिया में आपने एक संकट सुना कि वहां का एक राज्य अपनी पुलिस के साथ बैठकर बोल दिया कि नहीं साहब अपन तो अपनी सरकार चलाएंगे, अपन इस देश के हिस्से नहीं है। कल को विचार करिए कि कभी ऐसा हो जाए कि कोई राज्य इस तरह की हरकत कर दे कि नहीं साहब अपन तो अपना सेपरेट होकर के अपना देश चलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सेना का संपूर्ण शासन केंद्र सरकार अपने पास रखती है। इसीलिए हम कहते हैं संचार, सुरक्षा और विदेशी संबंध, ये 3 इतने बड़े विषय हैं जिन्हें केंद्र सरकार हमेशा अपने पास रखती है। कभी भी इन्हें राज्यों को नहीं दिया जाता। तो सुरक्षा अगर नेशनल लेवल की है तो अपनी जितनी भी फोर्सेस हैं वो केंद्र के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। हालांकि रेलवे है, टेलीफोन है, ये सब और भी सेवाएं हैं। 3 प्रमुख सेवाओं के बारे में मैंने जिक्र किया। अब ये केंद्र शासित प्रदेश की क्या कहानी है? तो केंद्र शासित प्रदेश के केस में क्या होता है कि अगर कोई राज्य कल को ये सोचता है कि चलो भाई अपन अपनी सेल्फ ड्राइव करेंगे गाड़ी, तो सरकारों ने यानी केंद्र सरकार ने, अब केंद्र सरकार में बैठे हुए सांसद आए कहां से हैं? संपूर्ण देश से ही आए हैं, लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से संसद में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति ना बने तो भारत के हर कोने में अपने लिए एक क्षेत्र केंद्र ने रिजर्व कर रखा है और ये देश के निर्माण के साथ ही चला आ रहा है। तब से ही केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार का अपना नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका है। हालांकि ये कहीं रिटर्न तौर पर नहीं है, लेकिन जितना भी आप भारत को रक्षा के आधार पर समझेंगे तो ये कंक्लूड कर पाएंगे क्या मोटिवेशन रहा होगा इन क्षेत्रों को इस तरह से रखने का। जब केंद्र सरकार सीधा वहां शासन कर रही है उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। ठीक है, अब केंद्र सीधा शासन कर रही है और ये उस एक्सट्रीम कंडीशन के लिए कि कल को ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, वहां से सीधा कंट्रोल स्थापित करने के लिए सीधा वहां लैंड करके, वहां किसी और का शासन नहीं है, केंद्र का ही शासन है, केंद्र की सुरक्षा है, केंद्र की पुलिस है, सब कुछ केंद्र के पास है। सर केंद्र के पास भी पुलिस होती है क्या? बिल्कुल होती है। इसके लिए देश में जब आप यूपीएससी का परीक्षा देते हैं तो यूपीएससी की परीक्षा के अंदर ही दानिक्स नाम से सर्विसेज हैं जिनमें दिल्ली, अंडमान निकोबार ये जो क्षेत्र हैं इनके लिए प्रशासनिक अधिकारी, सेवा के अंदर जो अन्य अधिकारी हैं उनका चयन किया जाता है। और भी एसएससी के द्वारा कुछ ऐसी परीक्षाएं ली जाती हैं जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ? केंद्र पर शासन स्थापित करने के लिए केंद्र ने अपने द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाए हुए हैं। दिल्ली और पांडिचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे बने जिनमें जनसंख्या बड़ी मात्रा में थी। अब जनसंख्या जब बड़ी मात्रा में है तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की जरूरतें भी ज्यादा हैं। अब जब लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं तो उनको सर्व करने के लिए आपको ग्राउंड रूट लेवल पर उतरना पड़ेगा। दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों की आबादी से ज्यादा आबादी दिल्ली अपने आप में नेशनल कैपिटल रीजन या फिर यूनियन टेरिटरी जो है उसके पास है। ऐसी स्थिति में विधान में परिवर्तन होते हुए 239 AA नाम से एक आर्टिकल रखा गया जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन अब जनता की
जो एकदम रूट लेवल तक की प्रॉब्लम्स हैं उनकी सुनवाई के लिए एक विधानसभा भी होगी और विधायक पूरी दिल्ली से 70 की संख्या में चुनकर आएंगे और वो अपना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। फैसला हुआ। फैसला ये हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी के केस में अपने पास पुलिस व्यवस्था, पुलिस के साथ साथ पब्लिक ऑर्डर और रेवेन्यू, इन तीन चीजों के ऊपर, रेवेन्यू से बोले तो राजस्व, जो भू राजस्व है उसके ऊपर, लैंड के ऊपर केंद्र का अपना अधिकार होगा। बाकी संपूर्ण अन्य अधिकारों के लिए जो जनहित से जुड़े हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे रख रखाव हो, चाहे साफ सफाई हो, सैनिटेशन हो, ये सभी वहां पर चुनी हुई सरकार के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली के केस में हुआ ये कि दिल्ली में सरकार मुख्यमंत्री के अधीन, जो केजरीवाल सरकार है, वो चल रही थी, लेकिन यहां पर टसल किस बात की होना शुरू हुई। टसल से मतलब है केंद्र शासित प्रदेश होने के नाम पर केंद्र का जो नुमाइंदा यहां बिठाया गया उसका नाम था उपराज्यपाल, है ना। नुमाइंदा का पर इन पर्सन आप किसी से क्या मतलब रखेंगे। उपराज्यपाल पर कोई भी आएगा, चुना हुआ नहीं है वो व्यक्ति, केंद्र ने वहां पर नियुक्त करके भेजा है दिल्ली के लिए। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश बनाने को दिल्ली को लेकर क्या अवधारणा थी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को बनाने की अवधारणा केंद्र में आज से नहीं, जब से चली आ रही है दिल्ली तब से है। क्यों थी ऐसा? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी क्षेत्र के अंदर जितने भी विदेशों से आए हुए डेलीगेशंस हैं, चाणक्यपुरी जैसे क्षेत्र में उनकी बनी हुई यूनियन टेरिटरीज हैं, चूंकि भारत के अधिकांश जितने भी सांसद हैं वो दिल्ली रह रहे हैं क्योंकि संसद वहां पर है। ऐसी स्थिति में अगर विदेश से कोई भी, चाहे भारत से मिलने के लिए कोई विदेशी डेलीगेशन आ रहा हो, उसका आना दिल्ली ही होगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की मंशा दिल्ली को लेकर हमेशा ये रही कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, इन सभी चीजों पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कॉम्प्रोमाइज से मतलब है, चूंकि केंद्र अगर जैसे आज का इंसिडेंट वहां पर क्या है, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में जो केंद्र सरकार है वो तो है एनडीए सरकार, मोदी सरकार, और वहां पर जो चुनी हुई सरकार है वो है केजरीवाल सरकार। दोनों अपोजिट पार्टी हैं, एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़ती हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों लोग अपोजिट विचारधारा के आ गए, कल को मान लीजिए कि बाइडेन की यात्रा इंडिया हो रही है, जिनपिंग की यात्रा हो रही है और सरकार को ऐसा लगता है कि हमें आवश्यकता है किसी भी, अभी जैसे रिसेंटली कुछ दिनों पूर्व आपने देखा हो तो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के सामने जब उनका कारवां निकल रहा था तो कुछ एजिटेटर्स, कुछ प्रदर्शनकारी सामने आ गए, जिसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना गया और यह माना गया था कि इस तरह की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन देखा गया कि राज्य सरकार की कहीं कोई भूल तो नहीं थी। ऐसी स्थिति में अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि कल को दिल्ली में हमारे इतने सारे विदेशी डेलीगेशंस आते हैं, अगर राज्य सरकार को संपूर्ण पावर दिल्ली के अंदर दे दी जाए और कल केंद्र सरकार किसी काम के लिए राज्य सरकार से बोले अपोजिशन के नाम पर, जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व केजरीवाल सरकार के द्वारा बजट के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। आरोप था कि सरकार ने अफगानिस्तान के लिए बजट निकाला है जबकि वहां पर तालिबान का शासन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्दों पर हो सकता है दिल्ली सरकार की राय अलग हो और केंद्र सरकार की राय अलग हो। अगर इन्हें संपूर्ण व्यवस्थाएं हाथ में दे दी जाएं तो ऐसी स्थिति में दिल्ली से देश भर के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो देश का इंप्रेशन है वो अलग जा सकता है। वहीं दूसरी ओर चूंकि दिल्ली में सब कुछ है, ऐसी स्थिति में अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आप दिल्ली जाएंगे अपनी राजधानी समझकर, ना कि दिल्ली को एक राज्य समझकर। आप जाते हैं दिल्ली मेरे देश की राजधानी है। आपके लिए, जैसे हम राजस्थान वाले हैं तो वहां पर राजस्थान हाउस है, बीकानेर हाउस के नाम से है। हर राज्य सरकार का भी अपना अपना वहां पर एक तरह से सचिवालय सा बना हुआ है जहां पर वो लोग जाकर के अपना काम करते हैं। ऐसी स्थिति में राजधानी क्षेत्र में संभव है कि अगर कोई और शासन व्यवस्था हो तो उसे अन्य शासन व्यवस्था के साथ टसल के चलते शायद जब चीजें कोऑर्डिनेशन की हो वो ना बन पाए। हालांकि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं, संपूर्ण देश इसी आधार पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते दिल्ली का महत्व जो स्थापित करने का केंद्र प्रयास कर रहा है लंबे समय से, उसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के द्वारा बड़ी चुनौती मिली। अब हुआ क्या? अब आपने ये कहानी का एक पक्ष सुना, इस पक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि फिर तो केंद्र जो भी करेगा वो सही करेगा। नहीं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा अब आपने एक पक्ष सुना है और अपने विश्लेषण का प्रयास ये होता है। देखिए, मैं कोई अपनी राय देने आपको यहां नहीं आता हूं, मैं आपको पक्ष बताने आता हूं कि एक पक्ष ये है,
एक पक्ष ये है, कंक्लूजन आपका है, कमेंट बॉक्स खुला है। अब हो सकता है अभी तक मुझे बोलते हुए 5-7 मिनट हो चुकी होंगी और इतनी सुनकर के भी कुछ लोग इस वीडियो को स्किप करके जा चुके होंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर चले जाएंगे ये बीजेपी का दलाल है। मुझे ये बहुत कॉमन कमेंट मिलता है। अब हम दूसरे पक्ष की भी सुन लेते हैं, क्योंकि जिनके दिमाग में जो पूर्व धारणाएं हैं उससे आप नहीं बच सकते, लेकिन ऐसी स्थिति में आप चूंकि दोनों पक्षों से अवगत हो, मैंने शुरुआत में भी आपसे यही कहा था कि सेशन में आपको ये पता रहे कि आज क्या चलने वाला है, ऐसी स्थिति में आपको पहले भूमिका पता हो कि है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, अब केजरीवाल के पक्ष की बात करते हैं। अब क्या है, केजरीवाल सरकार भी चुन करके आई हुई सरकार है। अब जब ये सरकार चुन के आई है तो इसके विधायक हैं और इसके विधायक हैं तो इनके भी मंत्री हैं। अब इन मंत्री महोदय को काम करवाना है। काम करवाना है मतलब जनता ने उन्हें किसी ना किसी अपेक्षा के साथ चुनकर भेजा है। ये तो आपने इंडिया पर्सपेक्टिव से बात सुन ली, लेकिन अब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के दिल वालों की बात करते हैं, दिल्ली के रहने वालों की बात करते हैं। दिल्ली की जनता ने अपने हित के लिए केजरीवाल सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर भेजा। अब पूर्ण बहुमत के साथ चुनी हुई जो सरकार पहुंची, उस सरकार के मंत्रियों ने चुनावी सभाओं में जो भी प्रोमिसेस किए, अब वो प्रोमिसेस धरातल पर नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि जब भी मंत्री महोदय किसी सचिव को, जो कि आईएएस रैंक का अधिकारी है, ग्रेड ए ऑफिसर है, उसे जब कोई काम बोलते हैं, वो अधिकारी काम करने से इनकार कर देता है। अब अधिकारी अगर काम करने से इनकार कर देता है या फिर काम में टालमटोल करता है और क्या कहता है, मैं तो आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। क्यों नहीं सुनूंगा? आप मेरा बिगाड़ क्या लोगे? बिगाड़ क्या लोगे से मतलब क्या है भाई? मंत्री के पास किसी की आदमी की नौकरी खाने का कोई से भी राज्य में पावर नहीं होता। कोई भी मंत्री किसी भी अधिकारी को नौकरी से नहीं निकाल सकता। कोई भी मंत्री, मतलब पूरे देश में अगर मान लीजिए कि कोई राज्य है, वहां का मंत्री किसी अधिकारी से चिढ़ गया, नौकरी से नहीं निकाल सकता। निलंबित कर सकता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है। ये 2 काम मंत्री के पास हो सकते हैं, वो भी सचिवालय के माध्यम से, खुद से नहीं, सचिवालय के प्रोसेस से। तो भी निकाल कौन सकता है? केंद्र द्वारा नियुक्त अगर अधिकारी है, अगर मान लीजिए आईएएस रैंक का अधिकारी है, अगर उसे आपको नौकरी से निकालना है, संपूर्ण भारत पर लागू होती है ये बात, उसे नौकरी से निकालना है तो जिसने अपॉइंट किया था वही निकालेगा। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही निकाल सकता है अगर आप सिविल सर्विसेज में आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। और यदि आप राज्य के अंदर स्टेट पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं तो आपको राज्यपाल ही निकाल सकता है। राज्यपाल राज्यों के अंदर और उपराज्यपाल केंद्र के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। मतलब मंत्री महोदय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और जब नहीं बिगाड़ पा रहे, ऐसी स्थिति में जब मंत्री महोदय ने आपसे कुछ कहा और आपने कहा आप तो मुझे सस्पेंड भी नहीं कर सकते और आप मुझे टर्मिनेट भी नहीं कर सकते और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? अच्छा, आप पूछेंगे तो क्या सारे लोग डर के मारे ही काम करते हैं क्या? भाई, अनुशासन बनाने के लिए लोगों में भय जरूरी होता है। ये अनुशासन की फिलॉसफी है। हालांकि समझदार लोगों के लिए भय नहीं है, लेकिन फिर भी इन जनरल ये माना जाता है कि मंत्री से अगर कोई काम नहीं करवा पा रहा, कोई मंत्री किसी अधिकारी काम नहीं करने में आनाकानी कर रहा है, तो आफ्टर ऑल पनिशमेंट क्या है? इतनी बात समझ में आ गई। यह मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब दिल्ली सरकार काम नहीं कर पा रही क्योंकि अधिकारी काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क डिसीजन दिया। आज से कुछ दिन पहले 16 मई को मैंने इसी पर सेशन किया था, ये वाला सेशन में डिसीजन क्या था? डिसीजन ये था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड हैव पावर टू कंट्रोल इट्स ऑफिसर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनी हुई सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से, उसके पास अधिकार होने चाहिए। किस बात के? अपने यहां पर ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के। यह सुप्रीम कोर्ट का आंसर आया। यहां तक की कहानी अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। हम यहां से अब आगे बढ़ेंगे और उस कहानी के पीछे के किरदार को मैंने आपको मूलभूत रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब चूंकि यह स्थिति बन गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिल्ली के अधिकारी दिल्ली की सरकार के अधीन होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर केजरीवाल सरकार की एक बड़ी जीत थी। क्योंकि इस फैसले के आधार पर केजरीवाल जी अब जितने भी चाहें अधिकारियों के ट्रांसफर कर सकते थे, पोस्टिंग कर सकते थे, टर्मिनेशन देना हो तो इधर से उधर कर सकते थे, जो भी काम करना था वो कर सकते थे। तो आप यहां पर हिंदी में देख सकते हैं 5 जजेस की बेंच ने, संवैधानिक बेंच ने 11 मई को यह फैसला सुनाया। ठीक है साहब। अब यह फैसला सुनाया क्यों गया था? क्योंकि असल में 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था। कानून का नाम क्या था? GNCTD,
गवर्नमेंट इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उस एक्ट में 2021 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून लाया था और उसमें यह कहा था कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार दिल्ली में। यहां पर लिखा गया था दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इट गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर इवन इन मैटर वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ। मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार अगर कोई फैसला ले भी लेती है तो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार होगा कि वो अपने दिमाग से कुछ भी फैसला ले सकता है। मतलब सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2021 में दिल्ली पर शासन करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूर्ण रूप से अधिकृत कर दिया था। उसी के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। और तो और जो 2021 का था डिसीजन के एक्ट था जो केंद्र सरकार का, उसमें यह लिखा था कि जितने भी डिसीजन जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन उसमें एलजी की परमिशन या फिर उसकी ओपिनियन जरूरी होगी। कोई बात नहीं। अब आपको मैं थोड़ी सी बात बताऊं, यह जो फैसला था ना दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी, ये केंद्र सरकार को अपने ऊपर एक तमाचा फील हुआ कि हमने तो इतना भारी भरकम कानून बनाया, कानून को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने बैठ करके अपने द्वारा बदल दिया। तो अब यहां पर दूसरा मुद्दा छिड़ता है। देखिए ये सेशन ऐसा है ना, ये सेशन कईयों को तो समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा है, क्योंकि जिन्हें राजनीति व्यवस्था के अंदर इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए तो ये एकदम ऐसा होगा कि यार ये क्या ही चल रहा है। लेकिन आपको यहां पर बिल्कुल, आप कोई आईपीएल वाईपीएल देखते हो उससे भी ज्यादा मैच बढ़िया यहां पर चल रहा है, बस आपको देखने में इंटरेस्ट आना चाहिए। यहां पर 2 चीजें चल रही हैं साहब, केंद्र सरकार वर्सेस केजरीवाल, है ना, मतलब मोदी सरकार वर्सेस केजरीवाल। एक मैच तो यहां चल रहा है और इस मैच के अंदर कौन विजेता हुआ? पहले मैच में विजेता हुए केजरीवाल। हुए कैसे? रेफरी जो था वो था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ये 5 जजेस ने केंद्र सरकार के तुलना में केजरीवाल को जिता दिया, ये कहते हुए कि अब अधिकारी आपके हुए। तो पहला मुद्दा तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। लेकिन इससे रेफरी जो था वो विरोध में, केंद्र सरकार अब उसके विरोध में आ गई। कैसे? बोले अच्छा आप फैसला करेंगे कि हम में से कौन पावरफुल है, लीजिए आपके फैसले के खिलाफ ही। असल में यह बोलना थोड़ा सा संदेहास्पद है कि फैसले के खिलाफ ही। हालांकि केंद्र सरकार ने अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला लिया था, क्या फैसला लिया था? फैसला लिया था कि केजरीवाल कैन ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जो भी है वो कर सकते हैं। इस पर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समझते हुए, या फिर ये कहिए कि इसको खिलाफ बोलना अवमानना होगा इसलिए मैं इस शब्द को नहीं यूज करूंगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए एक अध्यादेश निकाल दिया। अब ये अध्यादेश क्या होता है सर? अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। आपने बाहुबली देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, मेरा वचन ही है शासन। ये जो वचन ही है शासन, इसे केंद्र की व्यवस्था में अध्यादेश कहा जाता है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। अर्थात जब केंद्र सरकार को लगे कि हमारी बिल्कुल नहीं चल रही है, एक लाइन में आदेश पारित कर दो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, उस आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। यह अक्सर तब लाया जाता है जब सेशन केंद्र में संसद के ना चल रहे हों। संसद 3 ही बार केंद्र में बैठती है, कब कब? BMW बजट सेशन में, मानसून सेशन में और विंटर सेशन में। चूंकि अभी मानसून आया नहीं है, इस समय संसद में सांसद बैठे नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश पावर बिल्कुल बिल जितनी ही रखता है। तो इसका मतलब केंद्र सरकार ने अपने द्वारा एक बिल ही ला दिया है। हालांकि बिल बनने के लिए, उसको कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास होकर पेश होना राष्ट्रपति के सामने पड़ता है। लेकिन उन सबका बाईपास रेमेडी है कि लीजिए हमारी चुनी हुई सरकार है और हमारे पास बहुमत है, ला दिया, हमें पता है कि जब संसद में रखेंगे तो पास करा ले जाएंगे, ले जाओ हमारा अध्यादेश। वो अध्यादेश 6 महीने की पावर के साथ आने वाला अध्यादेश यहां पर जारी कर दिया गया है। अध्यादेश को एक्ट बनने में, कानून बनने में संसद का रास्ता तय करना होता है।
हालांकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा जैसे दो सदन हैं। लोकसभा में बहुमत में बैठी है केंद्र सरकार, राज्यसभा में जहां बहुमत के लिए 120 सांसद चाहिए, 110 सांसद तो अकेले एनडीए के पास ही हैं, उसे 10 सांसद इधर उधर से मिलने में देरी नहीं होगी और वो यहां से भी अपना बिल पास करा ले जाएगी। मतलब यह है कि अध्यादेश को आप एक प्रकार से एक नया कानून मान सकते हैं। अध्यादेश उससे पूर्व की व्यवस्था है, कानून के बराबरी ताकत लेकर बैठता है। यहां तक बात समझ में आ गई। केंद्र सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो बातें कही थी कि ये होंगे, इन्होंने कहा नहीं सर, हम यहां पर कुछ और प्रोविजन देते हैं। अध्यादेश जारी कर केंद्र ने एक नया प्रोविजन दे दिया, वो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन ये होगा ऐसा, इसकी घोषणा मैं पहले कर चुका था। यकीन ना हो तो एक बार के लिए मेरा ये वीडियो सुन लो। अब एक बात और समझ लीजिए, इसके बाद में जो ये सारी बातें हो गई हैं, अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में, मैं ही हूं, लेकिन क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार इसे अपनी हार मानकर चुप बैठेगी? केंद्र सरकार ये ना सोच लेगी कि अच्छा बेटा हमारे विपक्ष में डिसीजन दे दिया, मतलब हमने कानून बनाया हुआ था, अब हमारे खिलाफ चले जाओगे हैं? तो इसका क्या इलाज है? तो इसका इलाज अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है। पहला, एक और नया कानून ला सकती है। नंबर 1, दिल्ली के लिए, सुना आपने, एक और नया कानून ला सकती है। मैंने इस वाले पेज पर थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ये चीज मैंने आपको, ये 16 तारीख का सेशन है, जाके सुन लेना, अपनी पाठशाला पर डला हुआ है। कई लोग हमारे ऊपर कई बड़ी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं कि सर ने ये मुद्दा कवर नहीं किया, फलाना मुद्दा कवर नहीं किया। विद एविडेंस हूं आपके सामने क्या क्या बोला है, और उस एविडेंस में मैंने ये कहा था, और देख लीजिए वही हुआ है। और सुन लीजिए, यहां तक कि स्थिति समझ में आ गई, दिल्ली सरकार की बड़ी बिल कैसे हुई ये समझ लिया। अब एक बात और समझ लीजिए, इसके बाद में जो ये सारी बातें हो गई हैं, अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में, लेकिन क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार इसे अपनी हार मानकर चुप बैठेगी? केंद्र सरकार ये ना सोच लेगी कि अच्छा बेटा हमारे विपक्ष में डिसीजन दे दिया, मतलब हमने कानून बनाया हुआ था, अब हमारे खिलाफ चले जाओगे हैं? तो इसका क्या इलाज है? तो इसका इलाज अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार क्या कर सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है। पहला, एक और नया कानून ला सकती है। नंबर 1, दिल्ली के लिए एक और नया कानून ला सकती है, लेकर आ सकती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दोबारा से एक बार रिव्यू करने के लिए रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती है, डाल चुकी है, रिव्यू पिटीशन भी डाल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अगर मामले की सुनवाई नहीं करती तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकती है। अरे कम से कम इसी बात पे खुश हो जाओ यार। आप लोग जो भी खबरें सुनते हैं, उन खबरों में आपको कितने आगे तक की घटनाओं का जिक्र सुनने को मिलता है। इसी आधार पर अगर आप पहली बार पहुंचे हो ना इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो कि यहाँ पर घटना का रियल न्यूज़ एनालिसिस होता है। सेशन ये लंबा जाएगा और ख़तरनाक होगा, इसमें काम भी होगा, और पेड क्लास के विद्यार्थी जो कि वेट कर रहे हैं उनकी क्लास भी होगी इसके तुरंत बाद, चिंता ना करें। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन वाले विद्यार्थियों से गुजारिश है, थोड़ी देर वेट करिए, क्लास होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको फिर से बता दूं क्या हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सेशन समझाने का है, पढ़ने वाला सेशन है, सबके काम का नहीं है, लेकिन हाँ जिनके काम का है उन्हें पूरी व्यवस्था समझ में आ जाएगी। मैंने आपको 3 मुद्दे बताए थे। एक और कानून ले आएगी, ले आई। रिव्यू पिटीशन डालेगी, डाल चुकी। तीसरी बात मैंने बोली थी, रिव्यू पिटीशन भी नहीं चली तो क्यूरेटिव पिटीशन डालेगी। तो क्यूरेटिव पिटीशन तो जब रिव्यू नहीं चली तब डालेगी ना। 2 मुद्दे तो प्राइम थे, दोनों हो गए। अरे कम से कम इसी बात पर थम्स अप कर दो यार, हैं? पढ़ लो खबर ये रही। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ऑर्डिनेंस ऑन दिल्ली ऑफिस ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। सेंटर इशूज ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस अपने आप में एक नया कानून ऑन ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर। सेंटर इशू ऑर्डिनेंस, सेंटर इशू ऑर्डिनेंस। लो जी, अरे इसी बात पर मतलब एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार, समझ रहे हैं आप। बाकी मर्जी आपके साथ, मैं तो केवल यही, मैं मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा हूं, आप एक अच्छे लिसनर होने की जिम्मेदारी निभा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब अगर ऐसा है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ऑर्डिनेंस होता क्या है, किस तरह से काम करेगा, केजरीवाल ने क्या कहा, केजरीवाल किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन जीता कौन हारा, ये सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन्हें बिल्कुल केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अरविंद केजरीवाल के बारे में
आपको मैं एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूं, उसे जाकर सुनिएगा। कैसे इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी हैं। कैसे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपनी एक अलग पहचान बनाई कैसे? इतनी स्थापित पार्टी के बीच में अपनी एक पार्टी बनाना, दिल्ली में सरकार रिपीटेटिवली बनाना, पंजाब जैसे राज्य में अपनी सरकार बनाना और अन्य राज्यों में भी प्रभावी भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना, यह अपने आप में मॉडर्न एरा राजनीति में एक बड़ी पहचान है। और अगर ऐसा है तो इनके बारे में जानना बनता है। कहां सुन सकते हैं आप इनके बारे में? कुकू एफएम पर। यदि आपके पास नहीं है तो लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक मंथली चार्ज देना होता है सब्सक्रिप्शन का, जिसकी फीस 99 रुपीज प्रति माह है। 10,000 ऑडियो बुक्स, जिनमें ऐसी खूबसूरत ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, उन्हें सुनने का। लेकिन यदि आप वहां पर मेरा कूपन कोड अंकित 50 लगाते हैं तो आपको वो मात्र 49 रुपीज के प्रति अंदर ही पहले महीने के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना? 15,000 से ज्यादा एक्टिव हिंदी, 15 लाख से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर वहां पर हैं। और तो और विद्यार्थियों के लिए इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स की भी ऑडियो बुक्स वहां पर बेहतरीन उपलब्ध हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज, फाइनेंस से रिलेटेड कहानियां, बहुत सारी स्टैंडर्ड ऑडियो बुक्स यहां पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें जाकर सुन सकते हैं, बेहतरीन फीचर्स का लाभ ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ड्राइव मोड कर सकते हैं, गाड़ी में चलते समय आप सुन सकते हैं, जैसे आप ऑर्डनरी एफएम सुनते हैं, स्लीप टाइमर लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। तमाम फीचर्स के साथ कुकू एफएम आपके लिए उपलब्ध है। और तो और आप अपने हिसाब से इसे स्पेशलाइज्ड भी कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी बुक पसंद है, आप अपनी कैटेगरी खुद बना सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ इस प्रकार से लिंक दिया हुआ है। मेरा कूपन कोड है अंकित 50, जिसे आप जैसे ही पुट करेंगे 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो ये कहानी कब हुई? ये 19 तारीख को हुई। मेरे घर में एक 5 दिवस से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में एक लंबे दिन से पूजा पाठ का कार्यक्रम था और मैं सुबह शाम उसी में एंगेज था। इसी वजह से काफ़ी सारी क्लासेस हमारी वीकेंड पर प्रभावित हुई हैं। आरएनए का सेशन प्रभावित हुआ है। अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें कंटिन्यूटी में आ रही हैं। अब पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं और हम लोगों को भी निभाने के लिए यही समय मिलता है। हमारा भी जीवन आपको साथ साथ निकालते निकालते ही निकलना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवधान हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हाँ, जिम्मेदारियों के साथ साथ ही जीवन जीना है, तो ये भी हमारी गृहस्थ की जिम्मेदारियां जिन्हें निभाना था, इसलिए हम थोड़े से दाएं बाएं थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो शुक्रवार यानी 19 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पलटने वाला अध्यादेश जारी किया। तो ये अध्यादेश की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब कहा क्या गया है इस अध्यादेश में? क्या अध्यादेश ये एक प्रकार से मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करोगे, केंद्र सरकार ने कहा नहीं करेंगे, लीजिए पलट दिया आपकी बात को? ऐसा नहीं होता है। असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए यहां पर लड़ाई को जीतना तो है, लेकिन ऐसे नहीं जीतना कि सामने वाले को लगे कि न्यायपालिका को विधायिका ने हरा दिया। ऐसा नहीं दिखाना है। तो दिखाना कैसे है? तरीका थोड़ा बदल कर करिए। तरीका बदल कर क्या करना है? तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश तो जारी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला। फैसले में एक नई लाइन जोड़ दी। क्या कह दिया? ठीक है, अगर केजरीवाल ही ये सारे काम कर सकते हैं, कोई नहीं, बढ़िया है, एक काम करते हैं सर, 3 सदस्यीय समिति बनाते हैं जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के काम करेगी। 3 सदस्यीय समिति में केजरीवाल भी होंगे, यानी मुख्यमंत्री भी होंगे, साथ में दिल्ली के गृह प्रधान सचिव, होम सेक्रेटरी जो हैं वो होंगे। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो मुख्य सचिव होगा, यानी दिल्ली का जो सबसे बड़ा जो आईएएस ऑफिसर होगा वो, इन तीनों को मिलकर के एक प्राधिकरण का निर्माण करते हैं जो ट्रांसफर और पोस्टिंग करेगी। मतलब क्या हुआ? आपने ये नहीं कहा अध्यादेश में कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कहा? जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर किसका अधिकार होगा? चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर निकाल दिया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट महोदय हम आपका फैसला पलट रहे हैं। तो आपने क्या कहा? आपने उसके स्थान पर एक नया शब्द यूज कर लिया। और वो नया शब्द क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सानिध्य में कुछ नहीं बोला, यह कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक है, केजरीवाल जी कर लेंगे, 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे, वो मिलकर फैसला करेगी। तो आप कहेंगे अच्छा, तो इसमें तो क्या ही फर्क पड़ गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो मतलब मोदी सरकार का कोई रोल ही नहीं दिखा इसमें। नहीं 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 नहीं, खेला तो अभी होवे। और क्या होवे? खेला होवे ये कि इसमें इसके साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ दिया, इन तीनों को अपनी रिकमेंडेशन उपराज्यपाल को भेजनी होंगी। तीनों के द्वारा किया गया फैसला उपराज्यपाल को भेजना होगा। उपराज्यपाल यदि उस फैसले से संतुष्ट नहीं है
कि नहीं साहब इसकी ट्रांसफर करना है। उपराज्यपाल ने कहा यार मेरे को नहीं लगता यार करना चाहिए यार, उसके तो घर से फोन आ गया था, रिश्तेदार है मेरा, तो यार नहीं करना। उसके लिए तो मोदी जी का फोन आ गया था, केजरीवाल साहब ये तो नहीं हो पाएगा, माफी, कैंसिल। तो वो एक्सक्लूसिव पावर अभी भी उपराज्यपाल के पास ही है। तो आपने चुनी हुई सरकार के पास में क्या किया, एक चैनल बना दिया। और तो और उपराज्यपाल अगर फैसले से सहमत ना हो वो पलट सकता है कि जाइए दोबारा फैसला करिए। प्राधिकरण फिर से जवाब निकाल के भेज रहा है, सर इनका ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। बैठ नहीं रहा भाई, नहीं कर पाएंगे अपन। तो बोले अपन मर्जी से कर लेंगे, अपनी मर्जी से कर लेंगे। तो अपनी मर्जी से तो उपराज्यपाल फाइनली फिर भी सर्वे सर्वा ही होगा इन फैसलों का। यानी आपने, वो तो कहते हैं ना, लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो था कि पूरी तरह से अधिकार केंद्र चुनी हुई सरकार का होगा। आपने कहा ठीक है सर, कि दे तो दिया, केजरीवाल जी आराम से प्राधिकरण के अंदर बैठेंगे, ट्रांसफर के बारे में बताएंगे, मुख्यमंत्री बैठेगा बताएगा। लेकिन अल्टीमेट पावर आपने अपने पास ही रख ली कि नहीं साहब ये तो हम अपने पास ही रखेंगे। तो दोनों काम हो गए, सरकार जीत भी गई, दोनों सरकारें जीत गई। लेकिन केजरीवाल साहब को तो ये झटका लगा, बोले यार ये तो हाय हाथ में आई रोटी छिन गई, ये नहीं भाई साहब, ये नहीं चलेगा। केजरीवाल जी इसके खिलाफ तो होने ही थे। अब उन्होंने क्या कहा, ये सारा अध्यादेश है जो हमने आपको बता दिया। अब ये विवाद कहां से शुरू हुआ, पूरा विवाद क्या है इसको बताऊंगा तो दिन निकल आएगा पूरा। आपके सामने यहां पर कुछ कंटेंट लिखा है, ब्रीफ में मैंने आपको शुरुआत में बोलकर सुना दिया, आप पढ़ लेना। ये कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अब बड़ा सवाल ये बनता है, अध्यादेश होता क्या है बाय द वे, मतलब ऐसा भी क्या है, मेरा वचन ही है शासन, मतलब होता क्या है अध्यादेश। तो देखिए अध्यादेश और कुछ नहीं, एक तरह से संसद जब ना चल रही हो, क्योंकि संसद में जब कोई बिल पेश होता है, वो जब संसद की मोहर लग जाती है, संसद में कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों की जब मोहर लग जाती है तब जाकर वो एक्ट का रूप लेता है। ऐसी स्थिति में यदि एक्ट ना बन पा रहा हो तो एक्ट से पहले जब संसद चल ही नहीं रही, जब लोकसभा राज्यसभा बैठ ही नहीं रही, उस समय अध्यादेश पारित किया जाता है। अब यह जारी कौन करता है अध्यादेश, भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 123 नंबर आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। हालांकि राष्ट्रपति खुद एक अवाइडेड व्यक्ति है जिसको मानना होता है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल के पास पावर है आर्टिकल 213 के तहत, क्या कि वो भी अध्यादेश जारी कर सकता है। चूंकि फिलहाल केंद्र का फैसला है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया अध्यादेश है। अब केंद्र सरकार का तर्क क्या है इस तरह के अध्यादेश देने के पीछे, तर्क मैंने आपको शुरुआत में ही बोल के सुना दिया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था केंद्र का तर्क है दिल्ली की प्राथमिकता, कि दिल्ली केवल दिल्ली का ही नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वो हर राज्य का क्षेत्र है, नंबर एक। नंबर दूसरा, दिल्ली से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित होते हैं, बहुत सारे देशों के दूतावास वहां पर हैं, बहुत सारे राज्यों के अपने हाउसेस वहां पर हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली कोई क्षेत्रीय जगह नहीं है जिसको कि कोई एक राज्य के रूप में ट्रीट किया जा सके, इसीलिए वहां पर केंद्र का इंटरफेयर होना जरूरी है, इसलिए हम इस फैसले को लेकर आए हैं। ठीक है, बकायदा गैजेट पेपर में जहां पर यह अध्यादेश साझा हुआ वहां पर अध्यादेश के अंदर ही यह बात मेंशन भी कर दी गई है। क्लियर हो गया। अब सवाल बनता है सब केजरीवाल जी का क्या रिएक्शन आया इस बात पर, यह बात तो खतरनाक है। केजरीवाल जी का अब जो बयान है वो भी आपको सुनना चाहिए। हालांकि आवाज हमने खूब तेज करने की कोशिश की है, फुल है देख लीजिए, है ना, लेकिन आवाज तेज ना हो पाने के कारण आप में से कई कलाकार कहेंगे सर यहां तो क्रॉस लग रहा है, अब है ये क्रॉस, ये अब, अरे बोल भाई, इन्होंने अब जो बात बताई ना उससे फिर एक और कहानी निकल कर आती है। ये जो बोल रहे हैं अब मैं वो बोल के सुनाता हूं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा ऑर्डिनेंस आया कब, ऑर्डिनेंस तब आया जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो गई। अच्छा बाय द वे, जैसे स्कूलों में छुट्टियां होती है ना, गर्मी की ग्रीष्मकालीन अवकाश, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के भी अवकाश चलते हैं और अब से शुरू होकर के ग्रीष्मकालीन अवकाश जुलाई तक चलेंगे, मतलब पूरा जून अवकाश में है, पूरा लगभग 1 महीने 10 दिन के आसपास सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य नहीं होते, छुट्टियां होती हैं। अब जब ये छुट्टियां होती हैं तो इनने कहा कि ये देखिए क्या तरीका अपनाया है इन लोगों ने, कि हम, इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होने वाली हैं
और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ही अध्यादेश जारी किया है। जैसे ही, क्योंकि इनको पता था अध्यादेश आ गया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, और हम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे तो फिर ये वहां पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अध्यादेश को भी चैलेंज करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर केंद्र ये सोच ले कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकती है, ऐसा नहीं है। अध्यादेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यादेश में परिवर्तन की पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों में अध्यादेश ले आए, और अब पूरे 1 महीने 10 दिन तक अध्यादेश पावर में रहेगा, और केंद्र अपने हिसाब से जिनकी जहां ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है वो करेगा। इस वजह से ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी ही थी। यहां पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से, राघव चड्ढा जी हाल ही में एंगेज हुए हैं, परिणीति जी से वो वाले। इन्होंने क्या लिखा? दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है, यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय भी है। अर्थात इसमें जो विपक्षी दल हैं उनका बयान क्या आ रहा है कि भाई ये अपने आप में गलत काम है। अब इस बात पर केजरीवाल जी क्या बोले? बोले अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं भाई साहब, अपन भी अब महारैली करेंगे, सारे विपक्षी लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अध्यादेश की वैलिडिटी एक्ट बनने तक ही होती है, 6 महीने तक ही वैलिड होता है। इसलिए अध्यादेश का कानून बनाना जरूरी है, और कानून बनाने के लिए पहले वो लोकसभा से पास होगा, फिर वो राज्यसभा से पास होगा। लोकसभा में तो बहुमत है इनके पास, ये तो पास करा ले जाएंगे। राज्यसभा में बहुमत नहीं है। राज्यसभा में 268 सांसद हैं वर्तमान में, और वहां पर 238 सांसदों के अंदर से पास कराने के लिए इन्हें 120 सांसद अपने समर्थन में चाहिए। किसको? केंद्र सरकार को। अपोजिशन अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में 110 सांसद ही हैं एनडीए के पास। ऐसी स्थिति में 10 सांसद की दरकार है। तो इनका कहना है कि मैं इस मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियों को एक मत करूंगा कि वो राज्यसभा से इसे पास ना होने दें, और जनता को अवेयर करने के लिए महारैली करूंगा, ताकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर केंद्र चुनाव ना जीत पाए, या फिर मोदी सरकार चुनाव ना जीत पाए आने वाले लोकसभा चुनावों में। तो यह मामला पूरी तरह से अब राजनीतिक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के बारे में पहले भी कई केसेस हो चुके हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब सुनवाई की जा सकती है। और कई मामले ऐसे हुए हैं जहां पर अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज करने के लिए लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी तरफ से रोका। ठीक है, अब इस बात पर अन्य लोगों का क्या कहना है? इससे यह है, जो कानून के जानकार हैं उन सबका कहना है कि माना कि अध्यादेश केंद्र की पावर है, मुसीबत यह है कि इस मामले के होने से अब केंद्र और जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है वो आमने सामने है, और ये सब खुला दिख रहा है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। फिलहाल के लिए कांग्रेस का क्या बयान है? अब देखिए यहां पर एक बड़ी मुसीबत क्या फंस गई। कांग्रेस किस तरफ जाए, इनकी अपनी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि असल में हाल ही में कांग्रेस को उम्मीद मिली है कर्नाटक से। कर्नाटक से अभी इन्हें उम्मीद यह मिली है कि अब भाई इतने राज्यों में इनकी सरकार, 4 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, अगर केजरीवाल के पीछे कांग्रेस आकर खड़ी हो जाती है तो बड़ा फेस केजरीवाल हो जाएंगे, कांग्रेस नहीं बन पाएगी। जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बैठी हुई है। अब मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बैठी कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के पीछे हो लेती है तो राहुल गांधी जी से बड़ी इमेज केजरीवाल जी की हो जाएगी, जबकि प्रोजेक्ट राहुल गांधी जी को किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन ऑन द इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस। हमने अभी तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि पका पकाया मुद्दा है। कम से कम 1.5 महीने की फुटेज केजरीवाल खा जाएंगे सारी पार्टियों को एक करने में। दूसरा, चुनावी सीजन चल रहा है, क्योंकि चुनाव होने अब तो कई राज्यों में, और कई राज्यों में अगर हम केजरीवाल के पीछे जाकर खड़े हो गए तो हमें माइलेज कहां से मिलेगी, इतनी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अभी तक इन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी हम फैसला लेंगे। फैसला क्या लेंगे? बैठ के टेबल टॉक करेंगे, भैया लीडर कौन है असली में। केजरीवाल अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा समर्थन दे तो स्वीकार करो कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, या फिर जो भी XYZ हमारे नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप की चिंता है। लेकिन अब केजरीवाल यहां से निकल करके बहुत लोगों से मिले, नीतीश कुमार जी से मिले जाकर के। नीतीश कुमार जी ने कहा खुश रहिए, हम आपके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट
ये तस्वीर अपने आप में देख करके काफी पर्याप्त जो बता रही है कि नीतीश कुमार जी केजरीवाल जी के साथ हैं और कहा कि हम आपका साथ हैं, राज्यसभा में हम आपके साथ वोटिंग में खड़े होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी जो हैं, उन्होंने अपना समर्थन केजरीवाल जी को दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने के बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ है, कुल मिलाकर इसका अर्थ भी ये निकाल लीजिए कि ये भी इनके साथ हैं, बोल चुकी हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर राज्यसभा की सीटों का गणित देखा जाए तो फिलहाल सांसद यहां पर 238 हैं और उनमें से 120 सांसद का बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। संख्या 245 होती है लेकिन वर्तमान में 238 है। कई मतलब कुछ हो गया होगा, एक आध शायद देहावसान भी हो गया होगा कुछ का। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो यूपीए सरकार है या फिर ये कहिए कि जो अपोजिशन है, मतलब एनडीए जिसकी सरकार चल रही है, उसके पास 110 ही सीटें हैं। 10 का आंकड़ा खाली है, 10 का आंकड़ा खाली है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए के साथ में कौन आएगा? तो अपोजिशन में 128 सांसद हैं। अब उनमें से कौन यहां से निकलकर आता है, ये देखने वाला विषय होगा। ठीक है ना, 268 सांसद हैं, 7 सीटें अभी वैकेंट यहां पर चल रही हैं। तो यहां पर क्या है ना कि जो अपोजिशन है उसके पास की जो सीटें हैं उनमें यूपीए के पास इतनी सीटें, अदर्स के पास जैसे टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, वाईएसआर, ये सब वो सीटें हैं जो कि अपोजिशन में बैठी हुई हैं और ये कई मसलों पर केंद्र का समर्थन करती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। केजरीवाल जी इसके लिए अब सारे विपक्ष को एक साथ कर रहे हैं और इनका कहना है 2024 तक भाजपा खत्म हो जाएगी। हाँ जी, पूरा विश्लेषण अगर आपने सुन लिया हो, हालांकि टाइम इसमें पूरा मैंने 45 मिनट का ले लिया है, लेकिन शून्य से लेकर अंत तक समझाने का प्रयास किया है कि मसला कहां से शुरू हुआ, कहां तक चला। अब आपकी इस पर क्या राय है, उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपने इससे क्या सीखा, क्या जाना, क्या भविष्य लगता है? बाकी पूरा राजनीतिक मामला तो है ही, लेकिन इसमें आपको कानून की समझ भी यानी संविधान की समझ भी पूरी तरह से मिली होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको हमारी मेहनत सार्थक लगी है तो आपसे छोटी सी गुजारिश, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे आप क्लिक कर दें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी कोई जानकारी हम दें तो वो पहुंचे। उसका कोई चार्ज नहीं है। हमने आपसे कोई सुपर थैंक्स नहीं मांगा कि आप वहां जाकर के हमें डॉलर्स भेजें कि रुपया भेजें, है ना। हालांकि हमें आते रहते हैं, लेकिन हम तो आपसे केवल इतनी सी गुजारिश करते हैं कि जो मुफ्त में हो सकता है वो काम कर दें आप। बाकी शेयर सब्सक्राइब करना ये आपकी अगर हो जाता है तो हमारी एक मोटिवेशन बढ़ती है, बाकी साहब आपके हवाले। ठीक है, बाकी 11 तारीख को 11 जून को आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी, ये अपना पूरा राजनीतिक माइलेज लेंगे। बाकी केजरीवाल जी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो कुकू एफएम पर जाकर सुन लीजिएगा आज। और जो लोग कुकू एफएम पर नहीं पहुंचे हैं वो 49 रुपीज़ में आज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बाय यूजिंग माई कूपन कोड अंकित50। ठीक है, बाकी यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो हमारे साथ स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ जाकर के स्टेट पीसीएस राजस्थान के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से अपनी जानकारी हमें फिल करके बता दें ताकि हम आपके अकॉर्डिंग पूर्व सूचना आप तक प्रेषित करते रहें। धन्यवाद।